8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो नोटबंदी डिक्लेयर की, उसको आज 4 साल पूरे होते हैं रात को 8 बजे। इस 4 साल में नोटबंदी से लेके आज हम देख रहे हैं कि तालाबंदी पूरी इस देश की अर्थव्यवस्था खतरे में आ गई है। और इसलिए आज एक राष्ट्रीय स्तर पर आपदा दिवस, नेशनल डिजास्टर डे, इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस मना रहे हैं। हम भारत के लोग या जन आंदोलनांची संघर्ष समिति, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसको आज राष्ट्रीय आपदा दिवस मानते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो 8 नवंबर 2016 तक थी, वो उस वक्त तो कम से कम 8% से जीडीपी दिखाई दे रहा था। और सत्ता में आने के बाद करीब करीब 2 साल हो चुके थे। अब 2 साल में अर्थव्यवस्था को ठीक ढंग से संभालने के लिए नरेंद्र मोदी जी कामयाब नहीं थे। हमको ये बताया गया 8 नवंबर को कि टेररिस्टों के हाथों में काला पैसा है और इस देश की अर्थव्यवस्था में काला पैसा है, और हमको तो डिजिटल इंडिया की तरफ जाना है। तो काला पैसा खोद के निकालना है, दुश्मनों के हाथों से काला पैसा निकालना है, और हमें कैशलेस होना है, डिजिटल इंडिया की तरफ जाना है। ये 3-4 बड़ी बड़ी बातें बताकर उन्होंने रात को 8 बजे अचानक ये नोटबंदी डिक्लेयर की। मैं स्वयं एक बैंक कर्मचारियों का नेता हूं। मेरा नाम विश्वास उडगी है और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का उस वक्त में वाइस प्रेसिडेंट था। आज की तारीख पर मैं वो पद धारण नहीं करता हूं, लेकिन मैंने 2019 को एक मुंबई मराठी पत्रकार संघ में एक प्रेस वार्ता की, और उस प्रेस वार्ता में मैंने इस नोटबंदी की वजह से देश में जो आज हम नेशनल डिजास्टर डे, राष्ट्रीय आपदा दिवस मना रहे हैं, मैंने जनवरी 19 में ही कहा था कि एग्जैक्टली नोटबंदी में कौन सा बड़ा घोटाला हुआ है। और वो आंकड़े मुझे आज भी, मैं कह रहा हूं कि वो एक चैलेंज है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो सबको ये मालूम है कि हमारी इकोनॉमी ये कैश बेस्ड इकोनॉमी है, और 70% व्यवहार जो होता है वो कैश में होता है। वो चाहे एग्रीकल्चरिस्ट हो, वर्कर्स हो, छोटा उद्योग हो, रिटेलर्स हो। इतना ही नहीं, होलसेल मार्केट और छोटे उद्योगपतियों के पास कैश का व्यवहार ज्यादा होता है। और इसलिए 70% नेशनल इकोनॉमी जो कैश बेस्ड है, वो नोटबंदी के बाद आपके घर में और आपके पॉकेट में जितनी भी कैश है, चाहे आप खेत मजदूर हो या किसान हो या छोटे व्यापारी हो, किराना माल की दुकान हो, खुदरा दुकान हो वहां पे, या सब्जी बेच रहे हो या कुछ भी बेच रहे हो, तो ये जो कैश के व्यवहार है, या होटल्स हो, यहाँ पे कैश फ्लो जो है वो रुक गया। सारा पैसा 500 के नोट और 1000 के नोट एक्सचेंज करने हैं, बदलने हैं बैंकों में काउंटर पर, और इसलिए वो आपके खाते में जमा है तो जमा है, नहीं है तो घर में जितनी भी कैश पड़ी है या दुकान में जितनी भी कैश पड़ी है, आपके व्यवसाय में जितनी भी कैश है, वो निकाल के आपको बैंक में डालना है। तो 500 के नोट पुरानी और 1000 के नोट, ये 100 दिन के अंदर अंदर कागज का टुकड़ा बनेगा, इसलिए वो 100 दिन के अंदर अंदर वो भर देना है। तो सवाल ये आ गया, लोग लाइन में खड़े हो गए। लाइन में खड़े होके हमने देखा कि 100, 150, 200 लोग मर गए और बैंक एम्प्लॉय काम करते रह गए। 8 तारीख के 8 बजे रात से लेके 9 तारीख के रात तक बहुत वक्त मिला, बैंकों में कैश पहुंच गई। लेकिन 10 तारीख को जब कैश काउंटर खुला तो एक बहुत बड़ी लाइन लगी। पूरे देश भर में सब लोग लाइन में है, और इस तरीके से हमने 100 दिन देखा। इस 100 दिन में अर्थव्यवस्था कैशलेस तो नहीं हुई। पेटीएम आ गया, और पेटीएम को की एडवर्टाइजमेंट बढ़ते बढ़ते, जिस पेटीएम में उस वक्त तक शर्मा नाम के आदमी का पेटीएम ओनरशिप था, वो आरबीआई का पुराना अफसर था, शायद 10 लाख 12 लाख उसकी मेंबरशिप हो, लेकिन पेटीएम के एडवर्टाइजमेंट नरेंद्र मोदी के साथ फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आने के बाद वो बढ़ने लगा। और पेटीएम का मालिक आज जैक मा है।
जैक मा ये Alibaba.com का मालिक है, जो दुनिया का एक 5वां बहुत बहुत बड़ा कारपोरेट है। तो ये इस तरीके से जुमले के बाद जुमला। अब लोग कैशलेस तो हो गए, लोगों की कैश बैंकों में आ गई, और लोगों के हाथ का कैश जाने के बाद रोजगार भी गया, क्योंकि 100 दिनों में खेती व्यवसाय में बहुत बुरा असर हुआ। उनका माल बिका नहीं, खेत की जितनी भी उपज थी वो रास्ते पे फेंक देनी पड़ी, होटल बंद हो गए, जितने भी कैश के व्यवहार सभी बंद हो गए, और बैंक खाते में कौन सा पैसा आया। आज मैं जो बात कर रहा हूं, 4 साल का जो राष्ट्रीय आपदा दिवस है, तो मुझे याद है मैं उस वक्त भी कह रहा था, माध्यम से सारे टीवी चैनल पे बात कर रहा था कि जिस ढंग से उर्जित पटेल और आज के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर, उस वक्त फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने जिस ढंग से इस पूरे व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है, वो दुनिया में अनपैरेलल है। इसलिए आपदा आ गई। वो अनपैरेलल क्यों है? क्योंकि 8 नवंबर का दिन ना फाइनेंस सेक्रेटरी को मालूम था, ना आरबीआई के गवर्नर को मालूम था, ना फाइनेंस मिनिस्टर को मालूम था कि प्राइम मिनिस्टर नोटबंदी डिक्लेयर करने वाले हैं। और नोटबंदी डिक्लेयर करते हुए उन्होंने जो 3 बातें कही, उसको पूछे, उन्होंने कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है। आखिर में सर्जिकल स्ट्राइक नाम का एक सिनेमा हमने बाद में देखा, उसमें तो कोई एक बात दिखाई नहीं दी। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ ये तो हम जानते हैं, 3 महीने पहले हुआ था, 8 नवंबर के पहले। वो तो पीओके में इस देश की आर्मी ने, उसके पीछे जो हमारी जो एजेंसी है, उन्होंने एक बहुत बड़ा सक्सेस कायम किया था। हम जहां तक जानते हैं कि आईएसआई को एक सबक सिखाना और सीआईए को भी एक सबक सिखाना, ये यहाँ के आर्मी का, एजेंसी का एक बहुत बड़ा मकसद पूरा हुआ। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी इस देश में हुई है, और वो इस देश के अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के लिए दुश्मनों ने हमला बोला, और वो है नोट्स जो है, जिसको कहते हैं फेक नोट्स, बहुत बड़े पैमाने पर डंपिंग किए गए इस देश के अर्थव्यवस्था में, करने की कोशिश की गई है। लेकिन वो नाकामयाब करने में हमारी एजेंसियां कामयाब हो गई, और इसलिए एक जिम्मेदारी आके बनी कि जो फेक करेंसी इस देश में आने वाली थी, वो क्यों आने वाली थी? क्योंकि 500 और 1000 के बहुत बड़े पैमाने पे, मतलब कितने बड़े पैमाने पे, 86% वैल्यू के नोट्स जो अपने करेंसी में थे 8 नवंबर के पहले, वो अगर दुश्मन को मालूम है, तो उसका नाकामयाबी होने के बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है उन नोटों को व्यवस्था से निकाल देना। और वो 1000 के नोट और वो 500 डिनोमिनेशन के नोट, अगर वो 86% वैल्यू बनती है, तो उसको सिस्टम से निकालना, ये डिसीजन उन्होंने लिया, और नोट छाप के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डिलीवर किया। और तब जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे रिजर्व बैंक गवर्नर को ये पता चला कि हमको नोटबंदी डिक्लेयर करनी है। इसीलिए तो अरुण जेटली जी ने कहा मुझे मालूम नहीं नोटबंदी, और इसीलिए तो रिजर्व बैंक ने गवर्नर ने कहा हमें मालूम नहीं रिजर्व बैंक। और हम लोगों ने जब मीडिया से पूछा कि आपने कौन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड मीटिंग में ये डिसीजन लिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने 8 नवंबर को दिल्ली में जाके निर्णय किया। तो इसका मतलब खड़े खड़े किया, क्योंकि शाम को 5 बजे वो दिल्ली में पहुंचे, अरुण जेटली भी थे, गवर्नर भी थे, तब वो निर्णय हुआ, या सब्सिक्वेंटली वो इप्सो फैक्टो वो निर्णय को रेटिफाई किया गया। ये बातें कहीं ना कहीं भारत के अर्थव्यवस्था में आज खुली तौर से किसी ने कहा नहीं, कोई बोलता नहीं है। लेकिन शायद राजी नाम का पिक्चर आपने देखा होगा, गाजी अटैक नाम का आपका पिक्चर देखा होगा। ये दोनों इस देश की खुफिया एजेंसी का एक सक्सेस स्टोरी था, उसको फिल्माया गया, बहुत अच्छी फिल्में थी। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक ये भी एक फिल्म थी, लेकिन वो एक असली मामला था, जिसका गलत ढंग से फिल्म निकाल के इस देश के नेताओं ने अपने फायदे किए। लेकिन ये जो नोटबंदी का सवाल है, ये असली मामला, इसको बहुत ही गलत ढंग से भारत देश में नोटबंदी लगाई गई। तो एक बहुत बड़ा अच्छा काम खुफिया एजेंसी ने किया, लेकिन
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार के अर्थ व्यवस्था ने, अर्थ मंत्रालय ने इसको जिस ढंग से इंप्लीमेंट किया, उससे ना काला पैसा वापस आया, हुआ क्या, टेररिस्ट का हाथों का पैसा गया नहीं, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। अब एक्चुअली कितना काला पैसा निकालना था इस देश की सरकार को? उन्होंने तो बहुत बड़ी बात की, डिजिटल बनो और कैशलेस हो जाओ। और कहा गया उस दिन, उस वक्त पहले 15-20 दिन के बाद कि 4 लाख करोड़ इतनी कैश कहीं ना कहीं पूरी कैश में से कम हो जाएगी। 4 लाख करोड़। और कैश कितनी थी 8 नवंबर को? वो थी 14.28 लाख करोड़। उसकी वैल्यू मैं बता रहा हूं। उसमें से 86% 500 रुपये नोट्स और 1000 रुपये का नोट का डिनोमिनेशन, इसलिए उसको निकालना बहुत जरूरी है। उसको रिप्लेस भी करना जरूरी है। रिप्लेस हुई 500 की नोट, 1000 की नोट गायब हो गई। 500 की नोट पुरानी रिप्लेस हो गई, 1000 की नोट पुरानी रिप्लेस नहीं हुई, 500 की नोट रिप्लेस होके नहीं आई। और आज के तारीख में हमको ये देखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट मार्च 2017, सितंबर 2017, वो ये कहता है कि 99% कैश वापस आ गई। अब हमको तो मालूम है कि कोऑपरेटिव बैंकों की कैश ली नहीं गई। मैं उस वक्त ये कहता था माध्यम से, कोऑपरेटिव बैंकों की कैश अगर लेते तो शायद और 3% बढ़ जाते, इसका मतलब 100% से भी ज्यादा कैश आ जाता। लेकिन वो तो कैश ली नहीं ना, वो तो कैश ली ही नहीं है, बाद में भी नहीं ली है, क्योंकि नाबार्ड ने उसको मना किया था। कहा गया था कि कोऑपरेटिव बैंक ये कांग्रेस वालों के हाथ में है, अपोजिशन पार्टी वालों के हाथ में कोऑपरेटिव बैंक है, तो काला पैसा सफेद होगा, इसलिए उनको बैन किया गया। बहुत गलत ढंग था। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद फिर उसको अलाउ किया गया, लेकिन फिर भी पूरी कैश नहीं आई। तो फिर 99% कैश आ गई, ये जो कहा गया रिजर्व बैंक ने, असल में वो तो ज्यादा ही कैश आ सकती थी। लेकिन ज्यादा कैश आई, इसके बारे में तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार ने और हमारी प्रसार माध्यम जो है, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के तहत कह रहा हूं, वो ये है कि 14.20 लाख करोड़ ये इतनी कैश 8 नवंबर 2016 को थी, ये आरबीआई रिपोर्ट कह रहा है। और 1 जनवरी 2000 मतलब मिलेनियम, वहां से लेके 2016 तक कुल मिला के 14.28 लाख करोड़ इतनी कैश की वैल्यू थी। हम जानते हैं कि रिजर्व बैंक में जो कैश होता है, नोट्स होते हैं, उसकी वैल्यू उतनी इक्विवेलेंट उस पेपर करेंसी को एक सपोर्ट करने वाला हमारे पास गोल्ड रिजर्व होना चाहिए, हमारे रिजर्व होना चाहिए, इक्विवेलेंट एसेट होने चाहिए, तब जाके उतने नोट्स प्रिंट हो सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि 8 लाख करोड़ से लेके 8 नवंबर से 2016 से लेके मार्च 2017 और सितंबर 2017, इतना जो बड़ा लंबा पीरियड है नोटबंदी का, जो ऑफिशियल रिपोर्ट कहता है कि नोट्स जो आए वो अल्टीमेटली 15.78 लाख करोड़, मतलब ज्यादा है। रिजर्व बैंक कहता है 99%, मैं कह रहा हूं कि 1 ट्रिलियन 166 बिलियन इतने ज्यादा आए। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़ रुपया। ये पैसा कहां से आया? ये पैसा जिन लोगों के पास काला पैसा था, जिसको उन्होंने छिपाया था, उसको उन्होंने अकाउंट फॉर कर दिया। आप जानते होंगे बहुत सारे जनधन अकाउंट उस वक्त निकले। जनधन अकाउंट तो मनरेगा के या किसी भी सामान्य खेत मजदूर हो उसके हो सकती है, या जनधन अकाउंट गरीब आदमियों के हो सकते हैं। उसमें अचानक हजारों करोड़ आ गए। ये भी बैंकों ने बताया कि जनधन अकाउंट में अकाउंट बहुत बड़े खुले और उसमें पैसा भी बहुत आया। ये पैसा और बहुत सारे खातों में मनी लॉन्ड्रिंग हुआ। मार्केट से पैसा बैंक के खाते में आ गया, वो निजी क्षेत्र के बैंक हो या कुछ कोऑपरेटिव बैंक हो, बड़ौदा के, अहमदाबाद के, यूपी के भी हो, महाराष्ट्र के भी हो, और उसी प्रकार नेशनलाइज बैंकों में ये सारी कुल मिला के जो कैश आई
वो 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़ ऊपर 166 बिलियन इतनी कीमत की थी। इसका मतलब एक्सेस कैश आ गई। ये एक्सेस कैश का मतलब नोटबंदी में नोट एक्सचेंज हो गए। 500 के नोट नए प्रिंट होके आ गए सिस्टम में। 1000 के नोट तो वापस नहीं आने चाहिए थे। सितंबर 2017 के रिपोर्ट में 1000 के नोट्स आपको दिखाई देंगे। वो मार्च 2018, मार्च 2019 इस रिपोर्ट में भी आपको 1000 के नोट दिखाई देंगे। पुराने नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रिंटेड रिपोर्ट में दिखाई देते हैं। उसको आइडेंटिफाई करके जला देना ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम होता है। 500 के नए नोट कितने आ गए? इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्रपोर्शनेटली नोट को प्रिंट किया गया है। सवाल हमारे ये है कि नोटबंदी के दौरान नोट कितने प्रिंट किए गए, उसके पहले कितने किए, उसके बाद कितने किए, जितने सारे आरटीआई किए गए, एक का भी जवाब नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि 500 के नोट बहुत बड़े पैमाने पे प्रिंट किए गए और 2000 के नोट कहा यह गया है कि 1 बिलियन पीसेस उसको हमने प्रिंट किया है। लेकिन मार्च 2017 और सितंबर 2017 और 2019 के रिपोर्ट में भी आपको यह दिखाई देगा कि 30 बिलियन पीसेस प्रिंट किए गए हैं 2000 के नोट, और वो आज तक एटीएम में से आपको मिलते हैं। बड़े नोट नोटबंदी के दरमियान इतिहास काल में 70 साल में 15,000 के नोट, 10,000 के नोट, 5,000 के नोट, बड़े नोट्स को कभी ना कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिक्लेयर करता था और वो नोट जिसको कहते हैं नोटबंदी हुआ करती थी। लेकिन वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिसीजन हुआ करता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके वो एक पॉलिसी बनती थी कि जिनके हाथों में काला पैसा है वो निकाल के अचानक उसको एक्सचेंज करना है तो वैलिड करेंसी है उनको एक्सचेंज करेंगे, जो इनवैलिड है उसको खत्म करेंगे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काउंटर उसके लिए 1946 हो, 1952 हो या 57 हो या फिर इंदिरा गांधी के वक्त एक बार हुआ था, बाद में मोरारजी देसाई के वक्त एक बार हुआ था। तो 5,000 की नोट आई और गई और फिर भी गई। तो ये सारे वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काउंटर पे नोट एक्सचेंज होते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार पूरे भारत देश में नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, आपके सभी बैंकों में नोट एक्सचेंज हुए और नोट एक्सचेंज हुए, लोगों की जाने गई, अर्थव्यवस्था लुढ़क गई और काला पैसा बाहर आया नहीं, काला पैसा सफेद हो गया। नोट एक्सचेंज किया गया, नोट बदली किया गया और ये एक साजिश थी। किसके लिए किया गया है? नोटबंदी किसके लिए है? यहां पे कोई भी अमीर आदमी या उद्योगपति लाइन में खड़ा नहीं था, लेकिन उनका काला पैसा सफेद तो हो गया है। और मोदी जी कहते गए, बीजेपी के नेता कहते गए, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सबको माफी मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो गए, एक्सिस बैंक के प्लेटफॉर्म पर, आरबीआई के बेंगलोर के प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया, लेकिन एचडीएफसी हो या आईसीआईसी हो, कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो मिले सब रफा दफा हो गए। और जिन्होंने सवाल पूछे आरटीआई में, किसी का आज तक जवाब नहीं। और अब मैं जो सवाल कर रहा हूं इसको जनवरी में 19 में मुंबई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसको एक रिट पिटीशन फाइल की गई है। आज तक वो डेट आई नहीं है, पता नहीं आएगी कि नहीं। ट्रंप का तख्ता पलट गया है कल रात को। अब ट्रंप ने कितने झूठ बोले, ये सारा मामला 4 साल का एक वीडियो आ रहा है। उसी प्रकार एक वीडियो आज यहां पर भी आ गया है कि किसी एक वेबसाइट पर इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने कितने झूठ बोले हैं, उसका भी एक वेबसाइट पर लिस्टिंग हो गया है। और आज हम भारत के लोग और बहुत सारी संस्थाएं, हम लोग नोटबंदी की एक 4 साल की चौथी बरसी हम मना रहे हैं, मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसके बाद जीएसटी आया, जिसके बाद कोरोना आया, लेकिन अर्थव्यवस्था आज नेगेटिव में है। और सवाल वहीं का वही है कि सरप्लस कैश 1 ट्रिलियन
प्लस $166 बिलियन वो कहाँ, मतलब इतना पैसा कौन लाया? हम जानते हैं कि काला पैसा कैश में होता है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 8 नवंबर 2016 को सिर्फ 1.5 या 2% से ज्यादा फेक नोट्स नहीं बताता था। तो काला पैसा अगर निकालना है तो अब सब लोग जानते हैं। विदेश में, स्विस बैंक में, बहुत सारे बैंकों में लोग छुपा के रखते हैं, नंबर अकाउंट में रखते हैं, ये सब सबको मालूम है। लेकिन पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स में लाखों शेल कंपनियों में किसका पैसा है? वो काला पैसा है। इस देश में बहुत 500 बड़े कारपोरेट्स के नाम उस पनामा और पैराडाइज में है। क्या हमने उनके नाम कभी उजागर किए हैं माध्यम के जरिए? नहीं। क्या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो मार्केट में आते हैं, जिनका पैसा नाम नहीं होता है और यहाँ पे आता है और जाता भी है, क्या वो काला पैसा नहीं है? क्या वो काला पैसा सफेद करने का एक जरिया नहीं है? सो वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द ब्लैक मनी। जड़ें निकालनी चाहिए, जड़ें खोद की निकालनी चाहिए। वो है ब्लैक मनी की जड़, एक तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एक तो शेयर कंपनियां, पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स में छुपा हुआ पैसा, और हम जानते हैं कि रियलिटी सेक्टर, हम जानते हैं कि सोना चांदी, ड्रग्स, कोकेन, गांजा जैसे, जो आज सुशांत शर्मा के बारे में बहुत कुछ कहा गया, अब तो वो खत्म होने को आया है ड्रग्स। लेकिन जो ड्रग्स पिछले अनेक वर्षों से जिसमें जो व्यापार चल रहा है अक्रॉस द बॉर्डर, उसमें काला पैसा है, उसमें काला पैसा है। तो जड़ें खोद के निकालनी चाहिए, इसके लिए कोई भी सपोर्ट करेगा। तो नोटबंदी के बारे में जो कहा गया, उसको जनता को पहले से लगा कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाद में जब पता चला अरे काला पैसा सफेद होने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है, और जिनके पास काला पैसा था उन्होंने सफेद किया। और अब हम जानते हैं कि पूरी कैश बेस इकोनॉमी, कुछ चंद बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने बैंकों के लोन नहीं भरे, रिपेमेंट नहीं किया, वो करीब करीब 22 लाख करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, बैंकों के पैसे वापस नहीं है। 20 लाख करोड़ बैंकों का बैड लोन वापस नहीं हो रहा है, बैंकों में क्रैश हो रहा है, बैंकों से कैश लोगों की जमा हो रही है, काला पैसा सफेद हो रहा है। और फिर गवर्नमेंट कहता है आज की तारीख में जीएसटी के बाद 1 लाख करोड़ का हर महीने में कलेक्शन आया नहीं, लेकिन 60,000 70,000 करोड़ जीएसटी का कलेक्शन आया। फिर भी सरकार कहती है ओ हमारे पास पैसा नहीं है। तेल सस्ता था अंतरराष्ट्रीय बाजार में, भारत में बहुत महंगाई से बेचा गया, पर लीटर, पर डीजल पेट्रोल महंगाई से बेचा गया, बहुत सारा सरकार का पैसा बचा, तो सरकार की खाते में तो होना चाहिए, लेकिन सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। तेल का पैसा कहाँ गया मालूम नहीं, इतना सारा जीएसटी का पैसा कहाँ गया मालूम नहीं। कैशलेस हो करके 4 लाख करोड़ बचाने की कोशिश की, और बाद में आरबीआई के रिजर्व में हाथ डाल के 4 लाख करोड़ निकाला गया। 4 लाख करोड़ निकालने के लिए उर्जित पटेल ने नोटबंदी के लिए हाँ तो कहा, लेकिन 4 लाख करोड़ के लिए ना कहा और रेसिग्नेशन देके चले गए। उन उर्जित पटेल का मैंने 15 दिन के बाद, नोटबंदी के बाद रेसिग्नेशन मांगा था, ये कह के कि आपने ठीक ढंग से नोटबंदी को हैंडल नहीं किया, आप इस देश के अर्थव्यवस्था में जो आपदा है इसके लिए आप जिम्मेदार है। यू हैव मिसमैनेज द एंटायर आरबीआई एंड ऑटोनॉमी ऑफ द आरबीआई हैज गॉन टू द डस्ट। और फाइनेंस मिनिस्टर से हमने ये कहा कि आपने इस पूरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑटोनॉमी मिट्टी में मिला दी है, उसको एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट बना दिया है। ये हमने उस वक्त कहा था, ये हमने कहा, लेकिन सुनने वाला कौन है? रिट पिटीशन फाइल किया, लेकिन देखने वाला कौन है? बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ कहा, देखने वाला कौन है? लेकिन आज 4 साल के बाद ये बरसी जब हम मना रहे हैं, तो हम देखते हैं कि कोरोना के पहले, 24 मार्च के पहले, नोटबंदी और जीएसटी के बाद देश की अर्थव्यवस्था लुढ़क गई है। वो 3% से नीचे जिसमें जीडीपी है, जिसमें कोरोना के वक्त हमने देखा कि 23.9% जीडीपी लुढ़क गया, जिसमें किसानों के बारे में और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में जो जीडीपी लुढ़का उसका हिस्सा भी नहीं है। 200 लाख करोड़ का अगर जीडीपी है तो करीब करीब 50 लाख करोड़ तो यहीं पे लुढ़क गए हैं। और हम देख रहे हैं कि नोटबंदी के बाद सारे अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं
कि आरोग्य व्यवस्था, एजुकेशन और बहुत सारे जो सोशल सेक्टर के जो लोगों की जरूरत है वो पूरी करने के लिए लोगों के हाथ में पैसा दो, क्योंकि नोटबंदी के बाद लोगों के हाथ से पैसा निकल गया है। द परचेजिंग पावर हैज बीन लॉस्ट। उनकी जो चीजें खरीद करने की जो ताकत है आम आदमी की, वो खत्म हो गई है। और अब तो 6 करोड़ 20 लाख स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की भी खत्म हो गई है। और जिनके पास पैसा है, बड़े कारपोरेट्स, वो तो बैंकों का कर्जा चुका नहीं रहा है, वो 20 लाख करोड़ है और इसलिए नया कर्जा नहीं मिल रहा है, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन नहीं हो रहा है, बैंकों का कंसोलिडेशन, प्राइवेटाइजेशन और बेचना बहुत बड़े पैमाने पर जारी है। ये सारे नोटबंदी के कारण है। नोटबंदी इस देश में एक हिमालयन ब्लंडर है। नोटबंदी एक बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश में इस देश के बड़े कारपोरेट्स और इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल्स है, उनको इस देश के मार्केट पर पूरा कब्जा हो गया है। और इस देश की सरकार इस नोटबंदी को लाते हुए शायद उनको पता था कि उनको इस देश की पब्लिक सेक्टर को तहस नहस करके ये पूरा ग्राउंड बुलडोज करके इंटरनेशनल कारपोरेट्स और इस देश की जो पूंजीपति है उनके हाथ में सौंपना है। इसलिए पब्लिक सेक्टर को बेचने का कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर जारी है। कोरोना के काल में जीडीपी 24% लुढ़कने के बाद आज पब्लिक सेक्टर को बेच के जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कवर करना है, टैक्स डेफिसिट है उसको कवर करना है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन? अकाउंटेबिलिटी किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। इनकी जिम्मेदारी हम कब कहेंगे? क्या ट्रंप को जैसे लुढ़का दिया वैसे 2022 या 2024 तक हमको रुकना पड़ेगा? 4 साल में अर्थव्यवस्था लुढ़कने के बाद भारत देश की जनता जो त्रस्त है, त्रासदी में है, करीब करीब माइग्रेंट वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और हमारे खेत मजदूर, किसान, 40 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई है। उनकी जिंदगी की सेविंग्स खत्म हो गई है, उनके हाथ में रोजगार नहीं है, छोटे उद्योग भी खत्म हो गए हैं और परमानेंट नौकरी भी खत्म होने को आ रही है, क्योंकि लेबर लॉज और किसानों के लॉज चेंज होने के बाद अब परमानेंट नौकरी कहाँ की आएगी। इसलिए ये पूरा देश की अर्थव्यवस्था बुलडोज करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से इंटरनेशनल कैपिटल को और इस देश के पूंजीपतियों को सौंपना है। क्या नोटबंदी इसीलिए की थी? क्या जीएसटी इसीलिए लाया था? कोरोना इसीलिए बढ़ाने के बाद आज ये कोरोना के काल में जो पिछले 6 साल में तय किया था वो सो कॉल्ड बैंक रिफॉर्म्स, सो कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब इस देश को बेचने का एक नया मॉडल बनाना है। पहले वाला मॉडल तोड़ना है, नया मॉडल खड़ा करना। के पहले नया मॉडल क्या है? नया मॉडल यही है, देश को बेच के सारा कुछ विदेशों के, विदेशी पूंजीपतियों के और देश के पूंजीपति जो गिने चुने मित्र है, वो अदानी है, वो अंबानी है, इन्हीं के हाथ में सौंपना है। तो ये नोटबंदी की शुरुआत आज 4 साल के बाद हमको एक संकटग्रस्त अवस्था में लेके आई है। और साथियों, इसलिए आज एक आपदा दिवस है। आज के दिन अमेरिका में तो बदलाव आया है, शायद और 2 दिन के बाद बिहार में भी बदलाव की शुरुआत है। लेकिन बिहार की बदलाव की शुरुआत इस देश की दिल्ली की सरकार के बदलने की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि हमें याद रखना है नोटबंदी जिस ढंग से लाई गई वो एक साजिश थी। वो साजिश किसके हित में थी ये तो आज लोगों को पता चला है, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है वो हमारे नोट्स, वो हमारे वोट्स हम याद रखेंगे, हम हमारी त्रासदी याद रखेंगे। और जब भी हमें वोट करने का मौका मिलेगा, जहां जहां हमको वोट करने का मौका मिलेगा, हम इस सत्ता को पलट देंगे। और इस सत्ता को पलट देने के लिए हम भारत के लोग जहां कहीं भी हो एकजुट के साथ 26 नवंबर को भारत बंद तो करेंगे ही, लेकिन उसके बाद भी 24 तक एकजुट के साथ लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये नोटबंदी की साजिश हम पलट देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ये साजिश है। आम जनता इस साजिश को इस ढंग से डाइजेस्ट नहीं करेंगी, इसको रिपल्स करेगी। तो हमारी एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है नोटबंदी के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ। और निश्चित रूप से जिस ढंग से अर्थव्यवस्था को लुढ़का दिया है, तो 2024 तक नागरिकों के अधिकार के बचाव में, संविधान के अधिकार के बचाव में, देश के अभिव्यक्ति स्वतंत्र का बचाव में और मूलभूत जो बुनियादी अधिकार है उनके बचाव में
हम भारत के लोग अब मैदान में उतर चुके हैं। 26 नवंबर एक पहला पड़ाव है, आगे लड़ाई बहुत लंबी है। अभी तो ये अंगड़ाई है। हम हर चीज का निश्चित रूप से बदला लेंगे। हमारे नोट, हमारे वोट हम याद रखेंगे, इसका सही इस्तेमाल करेंगे सत्ता को पलट देने के लिए। हाँ, हम इन चीजों को सही इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आज के दिन ये सबको बोलना है कि हाँ, नोट भी हमारी है, वोट भी हमारा है। हम इसके आगे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो जनता में आपको फैलाना है, लोगों को बताना है कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, जिस ढंग से अर्थव्यवस्था को इन गवर्नमेंट ने हैंडल किया है, मोदी जी ने हैंडल किया है, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। हम सब कुछ समझ गए हैं, साजिश समझ गए हैं, और इसलिए सत्ता को पलटने के लिए हमको साथ में आके हम भारत के लोग कसम खाते हैं कि 26 नवंबर एक इस देश के संविधान का दिवस है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सौंपा गया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, और 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान बना। हम रिपब्लिक बने, हम प्रजासत्ताक बने, और उस प्रजासत्ताक को कायम रखने के लिए, लोकशाही को कायम करने के लिए, और जो हुकुमशाही है, फैसिज्म जो है, बढ़ते हुए फैसिज्म को रोकने के लिए हमें संविधान को बचाना होगा। हम इसी के साथ प्रण लेते हैं, प्रणय करते हैं। हम निश्चित रूप से एक कसम खाते हैं कि हमको एकजुट के साथ आगे बढ़ना है। धन्यवाद। लाल सलाम। जिंदाबाद।